साइंटिस्ट लैब है, उसमें एक लैब हमारे लिए हम पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं। तो वैसे बाकी लैब हर एक अपना अपना इम्पोर्टेंस, जैसे एरोनॉटिक्स लैब है तो एरोनॉटिक्स में काम करती है, केमिकल लैब है केमिकल में, देन फिजिकल लैब, देन बॉटनी, मेडिसिनल प्लांट्स, ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स की एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो उसमें हमारा एनवायरमेंट, पर्यावरण के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो मैं आज जो टॉपिक जो बात करने वाला हूँ, इन विट्रो एंटी ऑक्सीडेटिव एंड एंटी जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन, दैट इज KR बोल सकते हैं। तो मैं तो जैसा नीरी का एक एग्जाम जैसा बता रहा हूँ, नीरी जो है 1958 में एस्टेब्लिश हुई है एज ए सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिफरी करके। तो इसका पुनर्नाम किया हुआ है नीरी करके 1974 में। देन उस समय के जो प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने नामकरण किया है, और उसकी जो है एस्टेब्लिश यूनिक इंस्टीट्यूशन इन काइंड ऑफ CSAR, पर्यावरण के ऊपर। और हमारा जो मिशन और विजन जो है, लीडरशिप इन एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट, जो आजकल की जो बात हो रही है, जो सस्टेनेबल की बात हो रही है, अभी तक जितना भी इंडस्ट्रीज आए हैं या मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं, वो सब जो है सस्टेनेबल का बात नहीं निकाले। जो उनका प्रोडक्शन मेन था, प्रोडक्शन कर दिया, उसी में लाभ ज्यादा, जितना लाभ होगा उतना वो कर रहे थे। तो अभी सीधी आ गया है, अभी सस्टेनेबल देखना है, क्योंकि ना ताकि इस जनरेशन, तो आने वाले पीढ़ी भी उसको यूज करे, उसमें मतलब अफेक्ट ना हो। उस हिसाब से एनवायरमेंट जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से चलना है। और जैसे अभी मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, तो ये वेदों में बताया हुआ है। गौमूत्र जो है referred as cow urine has been medicine in Indian Vedic systems, ऋग्वेद, सुश्रुत सभी में बताया गया है काउ यूरिन जो है एक मेडिसिन है। So urine has been known for a wide range of clinical uses based on its properties, like भाव प्रकाश और मिश्र प्रकार और अध्याय 19 और श्लोक 1 से 8 का, ये सब में उल्लंघन दिया हुआ है। और एंशियंट पीरियड से इसका इम्पोर्टेंस पता है, मगर बीच में गायब हो गया है बिकॉज ऑफ इन्वेशन, बहुत से कारण के वजह से। और the medicinal properties of cow urine has also been mentioned in Charak, where it is considered useful in treating renal colic, jaundice, anemia, diarrhea, gastric infection, piles, skin diseases including vitiligo. And it is also considered as an appetizer and is known to reverse inflammation in a diuretic as well as nephroprotective properties. और हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो इन्वेस्टिगेशन, हमें जो है काउ यूरिन डिस्टिलेट दिया गया है, उसमें हम लोगों ने सेल्स में, जैसे इनविट्रो सिस्टम में सेल्स को एक्सपोज किए। तो सेल्स जो है 50% के ऊपर जैसे टॉक्सिक हो गए थे, सेल डेथ हुए थे। फिर हम लोगों ने सोचा इसका कारण क्या होगा, तो हमने जांच किया, तो उसमें फिर अमोनिया का मात्रा ज्यादा था। तो अमोनिया का हमने रिमूव किया, रीडिस्टिलेशन किया उसका, सिंगल डिस्टिल को। तो वो रीडिस्टिल करने के बाद उसको फिर से सेल्स में एक्सपोज किए थे, तो सेल्स मरे नहीं, तो नॉर्मल जो हुए। तो उसको फिर हमने रीडिस्टिल काउ यूरिन डिस्टिलेट करके नाम दिए, ये RCUD इन शॉर्ट। और इसका हम लोगों ने पेटेंट किए हैं, 3 पेटेंट है इसके नाम पे। वो एक है US पेटेंट है, एक चाइना है और एक WTO। और इसमें जो है ये RCOD सब, जैसे कैंसर सेल्स में हमने एक्सपोज किए, तो कैंसर सेल्स का डेथ हुआ है ड्रास्टिक, जैसा विद इन 24 आवर्स सेल्स पूरा मरे। तो वो भी मैं बताता हूँ आगे। तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ऑफ कामधेनु आर
the results showed statistically significant protection on pre-treatment as well as simultaneous treatment of RCOD. Like जैसे हमने सेल्स का लिया और सेल्स के साथ केमिकल एक्सपोजर किए, तो केमिकल एक्सपोजर के बाद फिर काउ यूरिन डाले और दूसरा सेट में केमिकल और काउ यूरिन दोनों साथ में दिए। एक में पहले काउ यूरिन दिए, उसके बाद केमिकल ट्रीट किए। तो ऐसा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स किए। तो उसमें फिर हमने चेक किया उसमें कैसे प्रभाव पड़ रहा। तो उसमें जैसा रिजल्ट्स मैंने बताया था यहाँ, साइमल्टेनियस सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन दिया एंड उससे भी बेटर प्री ट्रीटमेंट, जैसा हमारा पूज्य महाराज जी बताए थे, प्रिवेंशन की बात की। तो ये प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज इसमें है, गुण है। तो ये जो काउ यूरिन देने के बाद फिर केमिकल एक्सपोजर दिए, तो वो ऑक्सीडेंट्स जो बन रहा ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, तो उसको पंच कर लेता था। तो इसकी वजह से डैमेज नहीं होता, यानी सेल्स में डैमेज का प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उतना प्रोटेक्शन है इसमें, तो इसलिए प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज बहुत है इसमें। एंड लिटरेचर आल्सो मेंशंस अबाउट वोलेटाइल फैटी एसिड्स। इसमें जो एक जो एंटी कैंसर का और ऑक्सीडेंट का जो प्रॉपर्टीज, जैसे ऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टीज जो है उसको रुकता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है एंटीऑक्सीडेंट्स काम करती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेंट्स जो रेडिकल से ये हो जाता। और सिमिलर वे जैसे कैंसर का जो है कैसे ये रुकता, तो उसमें हम लोगों ने जांच किया, तो उसमें हमने पाया वोलेटाइल फैटी एसिड्स करके, उसमें एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड, वो तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें। वो एक्चुअली कैंसर सेल्स को मारता है। और हमने लिटरेचर में भी देखा है, तो उसमें भी मेंशन किया हुआ है वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। सो इसमें आप देखिए चेंजेस इन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन, जैसा ज्यादा मात्रा में था तो उसको हमने कम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद फिर उसका जो फिंगरप्रिंटिंग किए थे, तो उसमें हमें ये मिला एसिटिक एसिड है डेरिवेटिव, और प्रोपेनिक एसिड है, बुटनाइक एसिड, और प्रोपेनिक और बुटनाइक का डेरिवेटिव्स बहुत से मिले, और इवन क्विनोलिन मिथाइल थायो कंपाउंड भी मिला है। तो ये सब, और वो भी उसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिला काउ यूरिन में। आप देख सकते हैं इसका ये क्रोमेटोग्राम, ये बुटनाइक एसिड है, आइसोवैलेनिक एसिड, बेंजाइक एसिड और सिनेमिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक, एंड ये एसिटिक एसिड एस्टर फॉर्मेशन एंड क्विनोलिन। सो ये सबका जो है फिंगरप्रिंटिंग का वो पहले वाला ये आप ये देख सकते हैं, इसका फिंगरप्रिंटिंग का जो है कंपाउंड्स भी बताता हो कौन सा है ये एक्चुअली। और जब हमने एक्सपोज दिए है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सीयूडी ऑन ह्यूमन पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोसाइड्स, सो काउ यूरिन डिस्टिलेट का जो है वो पूरा सेल डेथ हुआ है। और जब हमने रीडिस्टिल काउ यूरिन दिया है डिस्टिलेट, इसमें आप देख सकते हैं डैमेज नहीं है, सेल्स जो है अप टू 70% जो है वायबल है, डेथ नहीं है, और कंट्रोल जैसे ही बिहेव कर रहा है। और जब हम लोगों ने ये डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, जैसे हमने सेल्स का तो लिया, और सेल्स के अलावा हम लोगों ने जैसे जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो डीएनए लेके उसको हम लोगों ने एक्सपोज करके देखा, तो जेनेटिक में वो डैमेज देता है क्या, जैसे डीएनए में डैमेज करता है क्या, तो वो हम लोगों ने आरसीओडी काउ यूरिन डिस्टिलेट दोनों देखे, तो आरसीओडी जो है कंट्रोल जैसे बिहेव किया था, तो ये अमोनिया की वजह से थोड़ा डैमेज हुआ इसमें, आप देख सकते हैं। और सिमिलर जो है ये जीनोटॉक्सिक ब्रेक्स जो है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, केमिकल है जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल जनरेट करता है, और एक्टिनोमाइसिन डी है, ये क्या करता है, डाई है, सो ये बाइंड करता है डीएनए में, सो दैट जो बाइंडिंग की वजह से डैमेज होता, तो वो डैमेज भी प्रोटेक्ट करता है क्या, उसके लिए हम लोगों ने ये लिए। और ये भी सेम माइटोमाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन डी सेम है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हेक्सावालेंट क्रोमियम, ये सब भी ऑक्सीडेटिव रेडिकल जनरेट करके सेल्स को डैमेज करता है। इसमें आप देख सकते हैं
जैसा मैंने बताया था, प्री, साइमल्टेनियस एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं आया। तो इसमें आप देख सकते हैं। सो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है डैमेज 70%, सपोज 70% ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स। तो आप प्री ट्रीटमेंट जो है आरसीयूडी के साथ 1 माइक्रोलीटर पर एमएल हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आरसीयूडी जो है सम अमाउंट दिए, ये सेम साइमल्टेनियस में दिए, प्री में दिए, और प्री में 50 माइक्रोलीटर दिए आरसीयूडी, और यहाँ 50 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर, और ये तो आप देख सकते हैं प्री एंड साइमल्टेनियस में ज्यादा प्रोटेक्शन आया है। सो तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिनोमाइसिन डी, तो इंटरकलेटिंग डाई, उसके साथ भी साइमल्टेनियस प्री जो है ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है। एंड सेम माइटोमाइसिन डी का, और इसमें भी जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो रेडिकल डैमेज करता है, वो उसके वजह से कितना डैमेज हो रहा है और प्रोटेक्शन कितना हो रहा है, तो प्री साइमल्टेनियस का हमने चेक किए थे। तो हेक्सावेलेंट क्रोमियम के साथ है ट्रीटमेंट, उसमें परसेंटेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट ज्यादा प्रोटेक्टिव है देन माइटोमाइसिन डी वगैरह में। और सिमिलर वे क्रोमोसोमल अबरेशंस, जैसा हमने क्रोमोसोम्स के ऊपर हम लोगों ने एक्सपोजर दिया क्रोमोसोम्स के, तो प्री साइमल्टेनियस एंड पोस्ट, तो उसमें भी हम लोगों ने चेक किए थे कितने परसेंटेज डैमेज प्रोटेक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे क्रोमेटिड गैप, क्रोमो रिंग्स फॉर्मेशन, एंड ये क्रोमेटिड ब्रेक्स, यहाँ पे भी क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोमल ब्रेक्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोइंग फ्रैगमेंट्स एंड क्रोमेटिड ब्रेक्स। और उसके जो है क्रोमोसोमल अबरेशन में हमने देखे रीडिस्टल कव्यूरिन डिस्लेट और 50 एंड 100 माइक्रोलीटर का, तो डैमेज है नहीं यहाँ पे। सिमिलर वे में यहाँ पे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्टिनोमाइसिन डी, माइटोमाइसिन सी एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम। तो आप देख सकते हैं इसमें मेटाटिक इंडेक्स जो है वो कंट्रोल का 5.9 है, इसमें आप देख सकते हैं 3, 2.6, 3.2.3, तो इतना डैमेज है। और सेम H2O2 के साथ हमने प्री ट्रीटमेंट दिया साइमल्टेनियस, तो आप ये देख सकते हैं प्रोटेक्शन परसेंट प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं इसमें 58%, 74, 66, 76, तो साइमल्टेनियस में है। और प्री में आप देखो 74 एंड 76 प्री एंड साइमल्टेनियस में, और 50 माइक्रोलीटर में 58 एंड 66, सो इतना मात्रा में प्रोटेक्शन मिल रहा है। और सेम केस विथ एक्टिनोमाइसिन डी ड्रग, तो इसमें भी आप देख सकते हैं परसेंटेज प्रोटेक्शन 45, 52, 59, 66, दी हायर डोज जो है 100 माइक्रोलीटर डोज ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है। और सेम विथ एमएमसी माइटोमाइसिन सी, तो इसमें भी 47, 56, 50 माइक्रोलीटर में, और 62, 68 100 माइक्रोलीटर डोज में। और सिमिलर वे यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं 61, 66, 7 एंड 50, 56, यहाँ पे साइमल्टेनियस में हायर डोज में थोड़ा कम हुआ, ये 56 में हुआ है ये साइमल्टेनियस में, तो प्री में ज्यादा प्रोटेक्शन आ रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड के केस में। और सेम थिंग क्रोमियम के साथ आप 56, 69, 50, 59, तो देयर इज प्रोटेक्शन, परसेंटेज प्रोटेक्शन हायर। एंड तीसरा जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन जो है, माइक्रोन्यूक्लियस अस्से, जो डीएनए डैमेज का ही तो तीसरा फॉर्म में ही है। जैसा डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स एक है, और क्रोमोसोमल ब्रेक्स, क्रोमोसोमल क्रोमेटिड ब्रेक्स गैप्स, एंड ये माइक्रोन्यूक्लियर फॉर्मेशन, ये भी जीनोटॉक्सिक अस्से है, जेनेटिक अस्से। तो इसमें भी हम लोगों ने चेक करके देखे प्री साइमल्टेनियस पोस्ट ट्रीटमेंट में। आप आरसीयूडी का ही है, आप देख सकते हैं, ज्यादा ये नहीं, ये माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन इन कंट्रोल आरसीयूडी आप देख सकते हैं।
सिमिलर वे यहाँ पे कंट्रोल डबल डिस्टिल वाटर एंड कंट्रोल डीएमएसओ का, तो आप इसका कंपेयर करके देख सकते हैं। और ये भी जैसे एजेंट है, जो कोई भी हम कंपाउंड केमिकल्स देते हैं तो वो हम लोग डीएमएसओ में डिसॉल्व करके देते हैं, तो इसलिए उसके वजह से तो कोई डैमेज नहीं है, क्या वो है थोड़ा 5 to 10% है, तो इसलिए वो भी हमने रखा कंट्रोल करके। तो इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देख सकते हैं, मिटामाइसिन सी, मैंगनीज एंड हेक्सावलेंट, तो इतना परसेंटेज डैमेज है। और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ प्री साइमल्टेनियस एंड प्री साइमल्टेनियस, तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साइमल्टेनियस में ज्यादा प्रोटेक्शन आ रहा है, बिकॉज ये एज सच एक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव रेडिकल है, तो इसलिए वो पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है साइमल्टेनियस में। और जब हम लोगों ने मिटामाइसिन सी में भी आप देखें तो साइमल्टेनियस में आ रहा है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं प्री ट्रीटमेंट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल जनरेशन होने ही नहीं देता है, तो इसलिए ज्यादा प्रोटेक्शन ऑक्सीडेटिव रेडिकल फॉर्मेशन से रुकवाता है। तो ये हमारा स्टडी है, हमने आइडेंटिफाई किए। और सिमिलर वे क्रोमियम आप देख सकते हैं, उसमें भी प्री में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोवेलेंट डिस्टिलेट इन नॉर्मल ह्यूमन पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसमें हम लोगों ने आरसीओडी 50, 100 माइक्रोलीटर, 250 माइक्रोलीटर, तो 3 डिफरेंट डोसेस दिए हैं, और उसमें भी ज्यादा डैमेज नहीं आया। और जब हम लोगों ने कैंसर सेल्स में एक्सपोजर दिए, जैसे ये जुरकट E6 सेल लाइन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोवेलेंट जो है 50, 100, 250, तो आप देख सकते हैं कितने प्रोटेक्शन विद इन 24 आवर्स आपका पूरा कैंसर सेल्स डेथ हो रही है। और सिमिलर वे में यहाँ HL60 सेल लाइन, ये है हीला HL60 हीला सेल लाइन, ये ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन है, और इसमें भी आप देख सकते हैं 50, 100, 250 माइक्रोलीटर का जो है डोसेस बहुत अच्छा प्रभाव में सेल डेथ करवा रहा था। हीला सेल लाइन्स, इसमें हीला सेल लाइन है, उसमें भी आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन आ रहा है। और ये है पांचवा पैरामीटर है अपोटोसिस। सो ये क्या होता है, जैसे सेल में डीएनए डैमेज ज्यादा होता है तो उस समय पे रिपेयर मैकेनिज्म इंड्यूस होता है, जैसे p53 जीन जो है एक्टिवेट होती है, दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो वो ट्यूमर सप्रेसर तो है, उसके अलावा वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करता है, तो वो इंड्यूस करके रिपेयर को करने के लिए एक्टिवेट करता है। तो रिपेयर जो है, अगर ज्यादा रिपेयर हो गया समझ लो, तो वो इरिपेरेबल डैमेज हो गया, तो उसको सेल्स को कमांड देता अपोटोसिस हो जाओ, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एज अपोटोसिस। तो उसको ये करता, सिग्नल देता। तो उसको हम लोगों ने ये चेक किए हैं डिफरेंट जो है, अब कंट्रोल फर्स्ट लेन 1, 2 जो है 50 माइक्रोलीटर ऑफ ml ऑफ कोवेलेंट, और 100, 250, एंड ये है लेन 5, 6, 7, 8, तो ये भी 50, 100 माइक्रोलीटर, एंड ये मार्कर है, तो इसका जो है डीएनए स्ट्रैंड्स का जो है ना मार्कर है ये। एंड सिमिलर वे यहाँ पे जुरकट सेल लाइंस में दिए हैं, और ये HL60 सेल लाइंस में आप देख सकते हैं ये पूरा अपोटोसिस जो कैंसर सेल्स जो हमने आरसीओडी एक्सपोजर दिए है, तो सेल डेथ हुआ है, सिमिलर वे में यहाँ अपोटोसिस भी हो रहा है। तो यानी ये सेल्स जो है कैंसर के वजह से इसका अपोटोसिस हो जाओ करके वो कमांड देता है p53 जीन, तो इसमें अपोटोसिस मैकेनिज्म काम कर रहा है। और सिमिलर वे में यहाँ पे ये नॉर्मल ह्यूमन लिम्फोसाइट्स है, इसमें आप देख सकते हैं नहीं है, और यहाँ हीला सेल लाइन्स में आप देख सकते हैं फ्रैगमेंट्स है। और ये है, आप देख सकते हैं ये ऐसे जो है जब फ्रैगमेंट्स बनता है, ये अपोटोसिस का एक बताता है अपोटोसिस हुआ करके। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट जो है एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड जो कैंसर सेल्स में डाल के देखे, तो वो भी इंड्यूस करता है अपोटोसिस, और कैंसर सेल डेथ भी करता है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ये है अपोटोसिस का ही एक पैरामीटर है,
हम लोगों ने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड काउ यूरिन डिस्टिलेट, दैट इज एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटरिक एसिड, एसिडिक, प्रोपेनिक एंड ब्यूटरिक। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसमें अपोटोटिक सेल्स ज्यादा आती है, यहाँ का कंट्रोल है, यहाँ आप देखिए इसमें ज्यादा है। सो ये जब सेल्स अपोटोटिक हो जाते हैं तो हम लोगों ने फ्लो साइटोमीटर करके एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके हमने चेक किए थे, तो इसमें आपका अपोटोसिस ज्यादा होता है। और सिमिलर वे में यहाँ पे भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स हमने डाले, प्रोपेनिक एसिड और ये कंट्रोल और ये एसिटिक एसिड। आप देख सकते हैं सेल्स जो है अपोटोटिक स्टेज में आ गए। सो इसमें स्थापित हो रहा है जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, तो वो यहाँ स्थापित हो रहा है। और वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो है वो ज्यादा मात्रा में है काउ यूरिन में, और सेम जो है इसमें ये है, ये नॉर्मल है, और ये ब्यूटरिक एसिड का है अपोटोटिक सेल्स। और ये है जैसा सिमेट अपोटोसिस पाथवे, जब सेल्स जो है इंड्यूस होती है डैमेज, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो है सिग्नल्स मिलती है उसको, और वो जो है मैकेनिज्म जो है BCL2 एंड BCLX, जो ये अपोटोटिक जो है एंटी अपोटोटिक जीन्स है ये, तो ये इसको सप्रेस हो जाता, फिर जो सेल्स जो है अपोटोसिस में कैस्पेस 893 जो है ये एक्टिवेट होने से यहाँ पे फिर फ्रैगमेंटेशन, DNA फ्रैगमेंटेशन और अपोटोसिस में कमांड दे देता। और सिमिलर वे जैसे मैंने बताया था P53 जीन, तो वो P21 को इंड्यूस करता, और जो है वो CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता, so that it prevents phosphorylation of RB gene, and RBE2F कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो सेल साइकिल अरेस्ट यहाँ पे G1 फेज में हो जाता है। देन उसके बाद फिर रिपेयर के लिए एक्टिवेट करता, तो रिपेयर हो गया तो फिर वो टेक बैक ले लेता, फिर सेल साइकिल नॉर्मल जाता। अदरवाइज सेल्स डैमेज ज्यादा है तो फिर अपोटोसिस में इंड्यूस करता। तो ये इसके लिए ये जीन जो है P53 जीन रिस्पॉन्सिबल। और P53 इन अपोटोसिस जैसे ये है ना साइक्लिन WF1 P53, ये अपोटोसिस करता है, BCL2 का कम मतलब रिड्यूस करता और बैक्स को इंड्यूस करता, एंड E2F और RB जो है कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन को रुकवाता। और सेम थिंग यहाँ पे सिमिलर वे में कंट्रोलिंग सेल साइकिल का, जैसे मैंने बताया था P21 एंड E2F। और ये है हमारा टीम है जो सुनील जी ने बताए थे पहले। हमारा पूरा काम जो है हमने जो शुरू किए है वो हमारे डॉक्टर तपन चक्रवर्ती साहब, तो वो अभी है नहीं, मगर उन्होंने उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने शुरू किए। सो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस वर्क, सो अंडर हिज गाइडेंस ओनली वी हैव स्टार्टेड। उस समय पे सुनील जी, सुरेश जी और मैडम बाद में ज्वाइन किए। सुनील जी, सुरेश जी आए थे, तो उन लोगों ने सर से बात करके तो काउ यूरिन डिस्टिलेट दिए थे, उसको हम लोगों ने चेक किए थे। उस समय पे डॉक्टर दीपान्विता दत्ता करके, वो अभी US में है, रिसर्च साइंटिस्ट है वो, तो उसने अपना MSc डिसर्टेशन थीसिस शुरू किया उसने 2000 में। तो उसके बाद फिर उसने PhD किया उसी में, तो PhD जो है थीसिस उसी के ऊपर है, और ये जो मैंने दिखाया ये पूरा स्टडीज उसका है। तो वो PhD का स्टडी है ये, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है एंड एंटी जीनोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज। और ये मैं हूँ और ये मेरा वाइफ है डॉक्टर सरवना देवी, तो हम दोनों लैब में हैं, मेंटेन करते हैं, ये लैब मेंटेन करते हैं। मैं फिर ऐसा जो लेक्चर्स के लिए और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं जाता हूँ। और ये डॉक्टर अमित बापना है, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो ये भी उसी में काम करता है। और आप तो जानते हैं सुनील जी को और मैडम, तो ये लोग इनके मतलब कोलैबोरेशन में हम लोग काम करते हैं। तो अभी
आप लोगों का आए हैं तो धन्यवाद। मनीष जी का और मनीष देशमुख का विद्यार्थियों से बैठते भी हैं, कुछ प्राध्यापक मुझे डॉक्टर भी हैं। 2-3 सत्र का थोड़ा प्रश्न से होगा तो ये वो आपको कोशिश करना है कल तक मुक्त चर्चा का सत्र रहेगा। अभी मैं मनीष जी को आग्रह करूँगा, मनीष जी देशमुख वर्धा से हैं, वर्धा में संस्थान है यहाँ आयुर्वेद और अंग्रेजी चिकित्सा दोनों हैं, दोनों के अस्पताल, दोनों के अनुसंधान, दोनों का समन्वय का और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल भी वहाँ हैं। तो वो कोशिश करें इसमें जो आगे बात किया हुआ है प्रेजेंटेशन PPT repository. मान लीजिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें लिखा है मैंने जब पहली सफल सत्र में गए तो थोड़ा आग्रह था कि आप इसकी रिपोजिटरी बनाएं कोर्स इस बात को इस चौथा साल हो जाएगा पंचगढ़ नेशनल रिपोजिटरी डॉक्टर सचिन प्रोफेसर वो शुरू हुई उस समय के मंत्री वहाँ के रिसर्च हमारे सारंगी प्रताप जी सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वान महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जो भी विद्यार्थी बैठे हैं उनको मेरी तरफ से शुभाशीष। मैं यहाँ जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं दो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला तो दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में हमने जो भी संशोधन कार्य किया उसकी एक समरी प्रेजेंट करूंगा, और दूसरा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ जो है पंचगव्य के लिए हमने बनाई थी उसका एक छोटा सा सादरीकरण मैं करूँगा। तो मैं शुरुआत करूँगा कि जब आज से एक 7 साल पहले सुनील जी, नंदिनी मैम और सुरेश जी, ये 3 लोग हमारे संस्थान में आए थे और पंचगव्य के ऊपर रिसर्च करने का हमारा मानस था। तो वो देखने आए थे कैसे है क्या है, और बाद में हमारे कॉलेज काउंसिल, यूनिवर्सिटी के काउंसिल मीटिंग में मैंने पंचगव्य पर संशोधन करने का मेरा जो मानस है मैंने वहाँ प्रस्तुत किया था। तो मेरे ऊपर एक कमेंट आया था कि अभी ये गोबर साइंटिस्ट बनेगा। तो कोई बात नहीं, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है, और जो अच्छी चीजें हुई है पिछले 6-7 साल में वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने अब तक के 19 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट की है, 13 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है, 9 क्लिनिकल ट्रायल्स की इथिक्स कमेटी के अप्रूवल्स है और वो हम शुरू करेंगे। उसमें कुछ कैंसर के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स है। पब्लिकेशंस हमने 23 पब्लिकेशन जो है पबमेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में की है, 23। यूजुअली आयुर्वेदा के सभी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि पब्लिकेशन जो इंडेक्स जर्नल में नहीं होता, कहीं पे मतलब टर्मिनोलॉजीज का इश्यू आता है। ये मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी अच्छे जर्नल्स है जो इंडेक्स है, जर्नल्स है, वो बोलते हैं कि टर्मिनोलॉजीज मैच नहीं होती, हम आपके जो रिसर्च आर्टिकल्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उन सबको हमने पार करके पंचगव्य के ऊपर 23 पब्लिकेशन स्कोपस एंड पबमेड इंडेक्स जर्नल्स में किए हम लोगों ने, और 13 पब्लिकेशन प्रोसेस में है अभी भी। और कॉन्फ्रेंसेस, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने हमारे विश्वविद्यालय में की और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमने अब तक की। अब ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें एक सबसे बड़ा जो मतलब अचीवमेंट बोल सकते हैं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है उसलिए मुझे बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा जो उपलब्धि हमको रही है वो है भारत सरकार के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस की तरफ से। उन्होंने हमें 4 करोड़ 67 लाख का रिसर्च फंड दिया,
और स्टडी का टाइटल है एन इंटरवेंशन टू अवॉइड पेन टू ट्रीट पेन क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च स्टडी है जिसमें मॉडर्न मेडिसिन के जो लोग हैं वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, आयुर्वेदा के हैं वो को इन्वेस्टिगेटर है, और मैं फार्मेसी का मैं भी उसमें को इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो एक पंचगव्य, और उसमें पंचगव्य में से दाढ़ी मादी घृत जो है वो सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पेन क्राइसिस कम करने के लिए हम वो संशोधन कर रहे हैं। और दूसरी उसकी उपलब्धि ये है कि ये स्टडी की जो सैंपल साइज है वो 1510 पेशेंट है, और 3 सेंटर्स पे हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। तीनों सेंटर्स, एक गढ़चिरौली का सिविल हॉस्पिटल जो आदिवासी एरिया है, नागपुर का हमारा ही मेडिकल कॉलेज, और वर्धा का हमारा दूसरा मेडिकल कॉलेज। तो वो स्टडी में हमने अब तक के 1110 पेशेंट हमने अब तक के रिक्रूट कर लिए। हो सकता है आने वाले 4 महीने में हम लोग स्टडी खत्म करके बिफोर टाइम, मतलब जब ये प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने हमें 3 साल का समय दिया था, तो हम ये प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल में खत्म करके हमको रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इस तरीके से जो कार्य शुरू हुआ था वो कार्य चल रहा है। अभी तो मॉडर्न मेडिसिन के जो क्लिनिशियंस है, एचओडीज है, प्रोफेसर्स है, वो खुद होके कहते हैं कि हमें पंचगव्य के ऊपर काम करना है इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल पे। वो सारी चीजें हमारे विश्वविद्यालय में शुरू हुई है, इसके लिए मुझे बहुत आनंद है। आगे दूसरा, ये रिपोजिटरी के बारे में सुनील जी ने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है। तो ये एक तरह का चैलेंज था हमारे लिए। वैद्य राजेश कोटेजा जो ऑनरेबल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, उन्होंने बोला था कि मैंने जब उनको कहा था कि 15 दिन में इसको करके दिखाऊंगा, तो सर ने मुझे कहा था कि ऐसे बहुत लोग आके रोज मुझे बोल के जाते ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई कुछ नहीं। तो हमने ये कार्य को 15 दिन में पूरा करके इनॉग्रेशन के लिए ऑनरेबल प्रताप सारंगी साहब और वैद्य राजेश कोटेजा सर, इनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, ये कंप्लीट किया। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये जो www.panchagavya-repository.com है, ये आप उसका जो एड्रेस है वो आप आपके पास सेव रखें। मैं कुछ देने के लिए यहाँ पे नहीं, मतलब मैं आपको कोई लेक्चर के थ्रू कोई ज्ञान तो आज नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैं आज का जो मेरा उद्देश्य था वो रिपोजिटरी के ऊपर बात करनी है मुझे। तो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, कि आपका जो रिसर्च है वो ये रिपोजिटरी की झोली में डालिए। क्यों डालिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि किसी को अगर पंचगव्य के ऊपर अगर संशोधन करना है, उसको रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंसेस नहीं मिलते, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के जो जर्नल्स है पंचगव्य के रिसर्च को टर्मिनोलॉजी और बाकी चीजों की वजह से इंडेक्स जर्नल्स उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ देते हैं। आयुर्वेदा का वो हाल है, पंचगव्य का भी वो हाल है। तो हमने ऐसे जो भी रिसर्च हुआ है, उसके पेपर्स है, प्रोटोकॉल्स है, थीसिस है, वो सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर लोगों से आग्रह करते कि आप इसके ऊपर अपलोड करो, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले, उनको उसका मार्गदर्शन मिले। तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ था 2 अक्टूबर को, उसके ये फोटोग्राफ्स है, और अभी जल्दी हम लोग इसको 4 साल पूरे करने जाएंगे। 4 साल पूरे हो गए इसको। सब विजन मिशन तो वो सब लिखने की बातें होती है, बात तो वही सबसे सच्ची है कि कार्य कैसे करना है। थोड़ी देर पहले सभी महानुभाव कह रहे थे कि सहयोग, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। तो ये सहयोग के माध्यम से ही बनी हुई रिपोजिटरी है, और ये रिपोजिटरी आगे लेके जाने के लिए आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। सहयोग के साथ आपकी सलाह भी आप हमें रिपोजिटरी के ऊपर आपको मेल कर सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो यदि आप तो रिपोजिटरी का अब तक का जो स्टेटस है मैं आपको बताने जाऊंगा। टोटल पब्लिकेशन 315 जो पब्लिकेशन रिसर्च पेपर्स जो है वो रिपोजिटरी के ऊपर अवेलेबल है। फिर भी मैं कहूंगा कि ये दुख की बात है कि सिर्फ 315 ही रिसर्च पेपर अवेलेबल है रिपोजिटरी के ऊपर। देश में हो सकता है कि देश में बहुत ज्यादा पेपर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन रिपोजिटरी के ऊपर 315 है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इसका प्रचार प्रसार करें, लोग सभी से कहे, सभी संशोधकों से कहे कि आपके पेपर्स यहाँ पहले डालें आप। देन प्रोजेक्ट्स
31 प्रोजेक्ट टोटल यहाँ पे अपलोडेड है, जिसमें से 12 प्रोजेक्ट जो कंप्लीटेड थे वो अपलोडेड है और 19 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो ये रिपोजिटरी में अपलोडेड है। लेकिन मैं सभी फार्मेसी, आयुर्वेदा, मॉडर्न मेडिसिन, डॉक्टर गायत्री मैम जो है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि उनका भी प्रोटोकॉल आप प्लीज रिपोजिटरी पे अपलोड कीजिए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल एम्स के प्रोफेसर ने बनाया है वो जरूर हम सबके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तो मैम प्लीज आप उसको अपलोड कीजिए। देन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स 12 है, थीसिस 14। अब तक के व्यूअर्स, खुशी की बात आ रही है, वहां पे 33,000 लोगों ने अब तक की ये वेबसाइट को विजिट किया है और उसमें से 33,000 लोगों ने और 31,356 डाउनलोड्स हुए हैं। ये रिसेंट वाला नंबर है, मतलब कल का जो नंबर था वो मैंने यहाँ पे आप मेरे प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं वो जो है ये नंबर्स और ये सारी चीजें आप जैसे जैसे सब लोग इसमें, क्योंकि ये आपके लिए कर रहे हैं हम लोग, ये पंचगव्य के लिए हो रहा है, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, ये मेरा वैयक्तिक काम नहीं है, ये तो मैं पंचगव्य के लिए मतलब हम सब लोग मिलकर पंचगव्य के लिए कर रहे हैं, ये हम सबका काम है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम सबको इसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें कार्य करना है। और ये पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट प्लान कि हम लोग हमारे विश्वविद्यालय में पंचगव्य के लिए आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मैंने नहीं लिखे कि मैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन करूंगा या फिर आरएनए पे कुछ काम करूंगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि वो फैसिलिटीज और उस तरह के संशोधन हमारे पास नहीं है। लेकिन वो संशोधन जरूर नीरी में है, सीएसआईआर के बाकी इंस्टीट्यूट्स में, तो उनके साथ अनुबंध करके हम लोग ये सारे कार्य जरूर करना चाहते हैं। हम लोग मतलब हम सब मिलके करेंगे इसको। तो जो आप देख रहे हैं कि पहले साल हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेट कोर्स पंचगव्य के ऊपर, पंचगव्य के मेडिसिन को कैसे बनाना चाहिए, उसका कैसे यूज करना चाहिए, पंचगव्य क्या होता है, कि इंट्रोडक्टरी छोटा सा कोर्स, एक हफ्ते का ही कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ऐसा हम लोग एक डिजाइन करके इस साल शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस है, रिसर्च, पेटेंट फाइलिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लिनिकल ट्रायल, प्रोपोगेशंस, और सबसे आखिरी में आप देखोगे 2027 में तो फिर से वही आएगा, रिसर्च कितने किए, पेटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम कितने कर पा रहे, क्लिनिकल ट्रायल्स के नंबर बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी टॉक्सिसिटी डेटा। कोई भी मॉडर्न मेडिसिन के इन्वेस्टिगेटर के पास जाओ या फिर हमारा प्रपोजल या प्रोटोकॉल लेके कोई भी मॉडर्न मेडिसिन की इथिक्स कमेटी के पास जाओ जो डीसीजीआई से अपलोड है, सबसे पहले पूछते हैं कि सेफ्टी टॉक्सिसिटी डेटा है क्या आपके पास। तो ये डेटा होना बहुत जरूरी है। कई रिसर्चर होते हैं कि जिनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और इथिक्स कमेटी कहती है कि सेफ्टी टॉक्सिसिटी दिखाओ। तो यदि हमारे पास फैसिलिटी है या फिर जो भी फार्मेसी कॉलेज जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सेफ्टी टॉक्सिसिटी डेटा उसका क्रिएट करो, उसको अपलोड करो, उसको पब्लिश करो। तो जो भी संशोधक चाहते कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स को आगे लेके जाए इंटरडिसिप्लिनरी मोड पे, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान इस माध्यम से हो सकता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अगर वेबसाइट पे जाते हो तो रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके से आपको रिपोजिटरी में जितने भी रिसर्च पेपर्स हमने डाले हैं उसमें से रिव्यू आर्टिकल्स भी है, रिसर्च पेपर्स भी है, केस स्टडीज भी है, अलग अलग हमने सबके लिए जगह रखी है। मतलब बहुत से बार होता है नहीं केस स्टडी है तो हम लोग अब कैसे करेंगे, नहीं नहीं, केस स्टडी के लिए भी आपने जगह रखी है, आप केस स्टडीज भी वहां अपलोड कीजिए। यही नहीं तो जितनी भी गौशालाएं हैं, गौशाला के लिए भी हमने एक अलग कॉलम रखा है। तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप वेबसाइट पे जाइए और सभी गौशालाओं से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी उनकी गौशाला का इंफॉर्मेशन ये रिपोजिटरी पे डालिए, ताकि देश के कोने में बैठा हुआ कोई भी आदमी कौन से किस जगह में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से तहसील में कौन सी गौशाला है, कौन सी गौशाला देश के लिए, गौ माता के लिए क्या काम कर रही है, ये सारी चीजें वहां पे हर आदमी देख पाए। और ये कांटेक्ट पर्सन है डॉक्टर तृप्ति ठाकरे, जो है वो अभी रिपोजिटरी का काम संभाल रही है और उनका मेल आईडी, उनका फोन नंबर, हमारा एड्रेस, सारी चीजें
पूरी पॉलिसी पे अवेलेबल है। जिस किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरीज है, कोई कहीं पे भी आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप कभी भी उनको फोन कर सकते हैं, उनको टेक्स्ट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं। विद इन 12 आवर्स योर क्वेरी विल बी एड्रेस्ड। आपका सारी दिक्कतों का आपको उनके लिए आपको सहयोग मिलेगा। बस इतना कह के मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद मनीष जी। ये जो रिपोजिटरी का काम अभी ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत सारे महाविद्यालय भोपाल से हम लोग को मिलते हैं। मैं जब मनी राकेश जी से बात कर रहा था तो इसमें 500 से ज़्यादा है। अभी ये जो बंधु चल रही है, जैसे मीडिया बनाया और अभी सुबह की बात है, उसमें दो तंत्र कल्याण किया था वो मंत्र प्रकट करने से ले जाने की बहुत आवश्यकता है। जानकारी नहीं पता है तो जानकारी का बहुत समस्या है। ये इसके लिए बने ही है लोगों तक ये जानकारी, उसमें विशेष ध्यान दीजिए। काफी हिस्सा वाला है, 140 करोड़ की जनसंख्या और इम्यूनोमॉड्यूलेशन रोग प्रतिकारक क्षमता, उस पर पंतनगर से डॉक्टर रामदेव चौहान जी आने से बनारसी कार्यक्रम में होती जानकारी आपको देंगे। 22 सितंबर को बड़े कार्यक्रम होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी का उद्घाटन होने वाला है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम वहां से शुरू हुआ। वो 104% प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। लगभग 3 पीएचडी कुंभकोण से इसी विषय को, मतलब वो भी फार्मेसी और वो एलोपैथी वाले वो सब लगे हैं, वो पशु विज्ञान के काम हैं। तो वहां पर उसका विस्तार आगे बढ़ा। ऐसे कई काम कई जगह पर पीएचडी एमएससी एंटीमाइक्रोबियल है। अभी जैसे एंटीऑक्सीडेंट की बात है, मैंने बताया गोमूत्र से एंटीग्लाइकेशन है, हमारे मधुमेह के दुष्प्रभाव को रोकता है। तो ये सब काम जिसको बोलते हैं काम की अनावश्यक पुनरावृत्ति, यानी जब हम डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी डीएससी की बात करें या डीएसआई साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तरह तरह की बात आती है, तो उसमें प्रकल्प की प्रस्तुति, तो काम पहले तो ध्यान में आए और काम का अनावश्यक पुनरावृत्ति तो लगेगा कि देश के कोने में हुआ तो फिर उसको कोई करने जा रहा है या उसको कभी गलती से स्वीकृति मिल गई या वो अपना ही समय ऊर्जा उसमें लगा रहा है, तो वो नहीं हो। तो इसमें वो जानकारी सब रहेगी तो सबको पता रहेगा कि हम कहाँ हैं, क्या क्या करना है। तो ये बहुत महत्व का है, तो इस पर ध्यान देंगे। अभी हम लोग भोजन पे जाने के पहले एक बहुत महत्व का सत्र है, क्योंकि इनका इसलिए करना था कि इनको कुछ कारण से वर्धा खुद वाहन चला के आए मनीष जी, और उनके साथ जो हमारे कृष्णमूर्ति जी पे जाना था वो जाएंगे, भोजन के बाद ही जाएंगे। वैद्या नंदिनी भोजराज जो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र की मुख्य वैद्या कई वर्षों से हैं, इसमें औषधि का उत्पादन बहुत महत्व का होता है। इसमें उसकी देखरेख और लगातार गुणवत्ता समस्थिति में बनी रहे, यानी जैसे हमारे साथ राष्ट्रीय सगंध औषधि पौधा अनुसंधान संस्थान में, हिंदी नाम बोल रहा हूँ, सीमैप जिसका नाम है अंग्रेजी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड अर्बन प्लांट्स, जैसे दिल्ली की बात है, एनपीआरआई की, सीडीआरआई की, तो उसमें एक प्रकार की फिंगरप्रिंटिंग या उसका एक विश्लेषण, तो गुणवत्ता सही है और लगातार बनी है। तो वैद्यों की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका उनके निर्देशन में, फिर जो कार्यकर्ता काम करते हैं हमारे दूसरे युवा वैद्य भी, उनका भी परिचय समय से कराएंगे। और उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं गोवंश के खान पान देखभाल, और उसके बाद जो परिणाम है ये सबको करना है। इस गौशाला में विशेष प्रयास करते हैं। मैं नंदिनी जी आग्रह करूंगा कि आपका बस इसमें इनके बहुत सारे कर्क रोगी चल रहे हैं। हमारे लिए बहुत बार गौरवपूर्ण विषय होता है कि विदेश से भी, अमेरिका से भी रोगी इनके पास इलाज को आए हैं, और वहां से दूरभाष तो आते ही हैं कई देशों से, और यहाँ तक कि जैसे आपको पता होगा यार्क के ऊपर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई है, वैसे कई काम, और आपके माध्यम से कई युवा वैद्य अच्छी प्रेरणा ले रहे हैं। आप
शुरू हुई थी। सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। मैं गत 22 साल से गोविज्ञान के साथ कार्य कर रही हूँ। निर्माण, रिसर्च और क्लिनिकल। 2003 से लगभग हम केंद्रित हुए कि हमें कैंसर पर भी काम करना है। उस समय गोविज्ञान को 2002 में पेटेंट मिल चुका था। विश्व स्तर पर जो भाषा में हमें ज्ञान चाहिए वो भी सामने आया हुआ था और गोमूत्र को एक अलग दृष्टि से देखना भी शुरू हो चुका था। तो ये एक गौशाला है, एक मिशन के साथ है। मिशन ये है कि बिना दूध का जो गोवंश है वो बचना चाहिए, वो कटने नहीं जाना चाहिए, और जो कटने जा रहा है उसको पुलिस यहाँ सुपुर्द करती है। और बिना दूध का अगर वो गोवंश है तो वो क्या देगा? जन्म से मृत्यु तक संपूर्ण परिवार यानी बच्चे हो, बैल हो, नंदी हो, वो सभी बिना मांगे गोबर गोमूत्र सबको देते ही है। दूध हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन गोबर गोमूत्र ये नेचर का जो यानी भगवान की लीला कहिए या जो डिजाइन है, ये डिजाइन को हमें समझना है कि मनुष्य को जरूरत ज्यादा किसकी है। आज यहाँ सब जितने भी हम उपस्थित है, अगर दूध नहीं पिएंगे हम महीना भर भी तो क्या हुआ, क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? लेकिन इस पृथ्वी से जो हमें मिल रहा है, वायुमंडल से जो मिल रहा है, वो वायु अगर शुद्ध ना हो तो भोपाल कांड तो यही हुआ था, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो वो वायु हमें शुद्ध चाहिए। वो वायु शुद्ध मिलने के लिए क्या योगदान है गोवंश का, वो हमें समझना है। और वहां तो हमें कंडा ही चाहिए। तो वो कंडा क्या हमें शुद्ध प्राणवायु दे सकता है? वो गोबर क्या हमें शुद्ध प्राणवायु दे सकता है? तो निश्चित भूमि जो है, भूमि का अन्न गोबर गोमूत्र में ही है। और इसीलिए हमें ये पूरा परिवार स्वस्थ चाहिए हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए। कहाँ से जा रहे हैं आगे? ये रिमोट है, ये पुश करूंगा नीचे नेक्स्ट। नहीं, इधर देना होगा। हाँ, पीडीएफ है। ये दीजिए, बस आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, रिमोट भी बैठिए इधर से इधर से। तो यहाँ इस प्रेजेंटेशन में हमें गोविज्ञान क्या है, अल्प परिचय है, कुछ स्लाइड्स है। तो ये सब पंचगव्य चिकित्सा में हम लोग वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केस स्टडीज है कुछ, और उसका जो भी एनालिसिस आता है बाद में। क्या हो रहा है? नहीं, वो नहीं, ये छोटा हो रहा है। ये आप यहाँ गौशाला देख रहे हैं। फिर गो आधारित कृषि का काम हम लोग वहाँ पर करते हैं, क्योंकि आखिर हम सबको प्राणवायु चाहिए, जल चाहिए शुद्ध, और खाने के लिए अनाज चाहिए। तभी जैसे सुबह सर ने कहा था कि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए मेन ये 3 चीजें चाहिए। तो इसलिए पहले हम अपने गोवंश को किस तरह से स्वस्थ रख पाएंगे उसका काम करते हैं। दूसरा, गोबर गोमूत्र से आधारित जो गो आधारित कृषि है वो वहां पर करके दिखाते हैं, और उसका प्रशिक्षण भी समाज में देते हैं। ये प्रोडक्ट्स है जो वहां पर कृषि के लिए बनाए जाते हैं, और उसका पूरा एसओपी समाज को दिया जाता है कि आप वहां पर अपने खेत में अपने पास की गाय जो है उसका गोमूत्र कलेक्ट करिए और उसका खाद बनाइए, अपने कृषि में डालिए, और
फिर जहर से मुक्त अन्न समाज के लिए उपलब्ध कर दीजिए। उसके बाद जो पंचगव्य हम लोग ये करते हैं, तो जैसे बाहर से अगर गाय अपने पास आई है तो उन गायों को पहले टेस्ट किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। दक्षिण करसर जो यहाँ पर है ये शुरू से गोविज्ञान के साथ है, तो इनके गाइडलाइन में ये जो मापसू यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की वेटरनरी यूनिवर्सिटी, वहाँ के गाइडलाइन में, ठीक है, तो वो गाइडलाइन में हम लोग गोवंश को टेस्ट करके, जो टेस्टेड गोवंश है उन्हीं का गोबर गोमूत्र आगे के लिए लिया जाता है। और बाकी जो गाय है उनको किस तरह से ठीक, अगर बीमार है तो किस तरह से ठीक करना है वो किया जाता है। अब स्वस्थ गाय को स्वस्थ रखना है तभी तो हमें आगे अच्छा मिलेगा, तो इसके लिए उनका जो डेली रूटीन है, आयुर्वेद में भी ये बताया है कि बंधी हुई गाय नहीं चाहिए, घूमने वाली गाय चाहिए। तो देसी होना तो जरूरी है ही, मैंडेटरी है ही, लेकिन साथ साथ उनका रूटीन भी वैसा हो, उनको जो उनका खाद्य है वो हमें खाने के लिए देना है। हमारे घर में बचा हुआ दाल चावल सब्जी रोटी उनको नहीं खिलाना है। हमें धर्म गोग्रास देने के लिए बताता है, गो भोजन देना है तो यही होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए फिर जो हमें पंचगव्य प्राप्त होगा, वही पंचगव्य से, जैसे अभी रिजल्ट सर ने आपको बताए, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हमारा पंचगव्य का होना उसके लिए नितांत आवश्यक है। Next. ये जूनोटिक डिजीज आप बाद में भी उसको गूगल पे भी देख सकते हैं। ये वो डिजीजेस है जो हमसे भी मनुष्यों में जा सकते हैं और वहां से मनुष्यों में भी आ सकते हैं। तो ये हमें डिजीज एक मेक को देना नहीं है, हमें तो डिजीज फ्री करना है, चाहे वो गोवंश हो या मनुष्य हो। तो इसलिए ये ध्यान रखते हुए हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, अब पंचगव्य क्या करता है? तो ये डिटॉक्स करता है। कहाँ कहाँ डिटॉक्स कर रहा है? तो जो हर्ब्स है, हर्ब्स में भी जो जहरीले भी हर्ब्स है, तो आयुर्वेद तो सबका यूज करता है। आयुर्वेद तो नॉनवेज का भी यूज करता है, किसी का अंडा, किसी का अंडे का शेल, किसी का हड्डी, किसी का हड्डी के अंदर, किसी का लीवर, ये सब हम लोग सभी मार्ग से देते हैं। नासा से भी देते हैं, मुख से भी देते हैं, एनिमा रूट से, बस्ती माध्यम से भी देते हैं। आयुर्वेद वालों को तो पता होगा, लेकिन बाकी जनता के लिए कि खून भी बस्ती के माध्यम से दिया जाता है, खून को बढ़ावा करने के लिए। यानी सेम गुण का चीज अगर एनिमल का हम मनुष्य में देते हैं तो उसकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर ठीक से नहीं है तो वो जहर का काम भी करता है। और इसीलिए ये कौन से पंचगव्य से कौन सी वनस्पति को हम डिटॉक्स कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसका औषधीकरण में उपयोग करते हैं। ये एसओपी का हमें ध्यान रखना ही रखना है, हम उसमें ज्यादा समय अपना नहीं कमाएंगे, लेकिन इनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अब जैसे गोमूत्र डायरेक्ट ही चाहिए और गोबर इस तरह का जो दिख रहा है, यानी हेल्दी गाय का गोबर वही होना आवश्यक है, और वो भी कलेक्शन के विद इन फ्यू आवर्स वो उसका आगे प्रोसेसिंग होना जरूरी होता है। तो इसके हर चीज में स्टैंडर्ड्स है, कलेक्शन में है, टाइम में है, रखने में है, तो ये सबका पालन करने की आवश्यकता है और वहां उसका हम लोग पालन करते हैं। वहां एक ऊपर आप देखेंगे कि फ्यूमिगेशन यज्ञ होता है, महाराज जी ने भी सुबह बताया कि यज्ञ में जो क्षमता है, अब यज्ञ में क्या चाहिए, तो गाय का गोबर चाहिए। गाय कौन सी हो? तो ऐसी हो, देसी हो, है ना। तो ये पॉट्स भी जो होते हैं दवाई के, अचार की बरनी हमारे यहाँ हमारी दादी फ्यूमिगेट करती थी कि करती थी, तो यही वो चीज है और वो चीज हमें करनी ही है। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन के हिसाब से भी कौन सी दवाई कब बनेगी, ये सबका हमें ध्यान रखना ही है। अपनी ये जो दवाइयाँ बनती हैं अपनी ओपीडीज भी है, और ओपीडीज में इसका नित्य उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ के प्रिस्क्रिप्शन में प्रयास हमारा ये रहता है कि 100% हम ये दें, लेकिन 95 तक हम जाते हैं। कभी कभी हमें अगर कुछ हर्ब्स या उसके काढ़े की आवश्यकता पड़ी तो हम फिर उसके साथ दे दें। जैसे अर्क है तो काढ़ा बनाइए, दशमूल का काढ़ा बना रहे हैं आप, उसमें थोड़ा सा अर्क डालिए और पेशेंट को दीजिए, इस तरह से। नेक्स्ट प्लीज, इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि ये ईयरली डाटा है, इस तरह का हमें रखना है। आगे आप भी जो स्टूडेंट्स है
आगे काम करना चाहते हैं, डाटा रखिए, जैसे सर ने भी कहा, तभी हम NRPAC वेबसाइट को शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये है विशेषता गाय की, खास करके दूध दही घी ये पोषण करते हैं, लेकिन गोबर गोमूत्र छाछ ये शरीर का शोधन करते हैं। शरीर में बीमारी है यानी टॉक्सिन्स है, अब इसको बाहर कौन निकालेगा? तो ये विशेष क्षमता रखता है। आज भी मुझे वो चीज याद है, दक्षिणकर सर ने जब PhD इस पंचगव्य घृत पर इनिशिएट की थी, उसकी एक छोटी सी 2 मिनट में आपको स्टोरी बताती हूँ कि किस तरह से काम बढ़ता है। तो मेरे घर में कुत्ता था जो बचपन से सर के ट्रीटमेंट में था, उसको कैंसर हुआ। सर बोले ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर ट्रीट कर रहे थे, साथ में वो कुछ भी खा नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है। अब हम घर का एक मेंबर अगर नहीं खा रहा है तो हम खा सकते हैं क्या, जब कैंसर जैसी ट्रीटमेंट उसको चल रही है? अब उस समय में जैसे हम पेशेंट्स को पंचगव्य घृत खिलाते थे, हमने उसको देके देखा और उसने सिर्फ उतना ही उसे ट्रीटमेंट के दौरान खाया। हाथ में गोला ले लो, उसको चटा दो, वो उतना ही खा रहा है। उसके बाद वो 8 साल और जिया, लेकिन उसके बाद उसने कभी बाद में पंचगव्य घृत नहीं खाया। प्राणियों में वो देन है, ईश्वर की देन है, उनको समझता है कब क्या खाना है। हमें दिक्कत ये है कि डॉक्टर शायद बता भी देता है, लेकिन हमारा नाक बीच बीच में हमें ये कर देता है, या जबान बीच बीच में टेस्ट बता देती है भाई ये तो हमें पसंद नहीं, लेकिन हाँ वो खा लेते हैं और उसका फायदा भी पा लेते हैं। तो इस तरह से ये तो 2-4 ही फोटोज उसमें हमने दिए हैं, लेकिन इसका काम हम लोग नाक में डालने से, मुख में देने से, त्वचा पर लगाने से, एनिमा के माध्यम से देने से, जिस जिस जहां से आवश्यकता है उस तरह से हम देते हैं और काम कराते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अर्क की पेटेंटेड प्रॉपर्टीज है, आपको वहां भी हो जाएगी, और इसका भी वैसा ही है। सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून के फंगल इन्फेक्शन तक जहां भी है लगाइए। जख्म हुई है, कोई सैवलॉन स्पिरिट आवश्यकता नहीं है। एनिमल्स है, गौशाला है, वहां आपको चाहिए क्लीनिंग के लिए, ये एक्सटर्नल एज इट इज यूज करिए। नेक्स्ट प्लीज। ये भाव प्रकाश का जो श्लोक है गोमूत्र का, बड़ा सा अच्छे से उसको एक एक श्लोक पर एक एक PhD नहीं 5-5 PhDs हो जाएगी, इतना क्षमता इसमें है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये अभी सुधीर जी ने आपको बताया था स्टेज 4 कैंसर, ये बहुत बड़ा काम वर्मुड़ी सर ने वहां करके रखा है, तो वो जरूर देखना चाहिए। और किस तरह से कि पहले एक छोटा डोज दो, देन टैपरिंग इसमें डोज बढ़ाते जाइए। हम लोग भी 30 ml 1 टाइम, इस तरह से 60 ml पर डे तक ये दिया हुआ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये आप बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, एक जो अनुभव हम लोगों ने किया है स्टूडेंट्स के लिए, या आप उसमें से भी थीसिस भी आपके बन सकते हैं कि भाई इस तरह से प्रोटोकॉल अगर किया तो किस तरह से हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर की ऐसी भी लेडीज हम लोगों ने, लेडीज यानी लेडी केस थी इसलिए लेडी मैंने कहा, जेंट्स हो लेडीज हो इसमें ये नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर जब डायग्नोज होता है, आपको भी मालूम है कुछ चीजें ध्यान में आती है, या वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, या पैरालिटिक सिम्टम्स ध्यान में आ रहे हैं। आयुर्वेद ये बोलता है कि नासा ही शिरसो द्वारा, सबसे नियरेस्ट ब्रेन के कौन है, तो नाक ही है, और उस माध्यम से पंचगव्य घृत का नस्य। बाकी तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल के लिए आपको बस्ती भी देनी है, लेकिन नस्य और खास करके पंचगव्य घृत का, बाकी ट्रीटमेंट साथ में चलेगी। तो ये छोटा सा जिसमें वैद्य हो, और इसमें आगे अगर आप क्लिनिकल केसेस भी करना चाहते हो तो बेसलाइन आप इतना शुरू करिए, आपको 10 से 15 दिन में पेशेंट्स कुछ ना कुछ रिजल्ट बताएगा ही डेफिनेटली। नेक्स्ट प्लीज। लंग्स में खास करके गोमूत्र आसव जो है, क्योंकि आसव में जो चीजें पड़ी है तो उसमें त्रिकटु, आयुर्वेद वालों को त्रिकटु मालूम है, सोंठ मरीच पिपली और चित्रक भी उसमें है, और शहद है। तो ये खास करके, यानी क्योंकि कफ का स्थान हमारा कौन सा है, तो पूरे स्थान में कफ
बैठ जाता है, और लंग्स है तो वहाँ वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ये देखा गया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस है मेरे इतने साल के, जो ये उसके आधार पर ये मैंने क्लासिफिकेशन करके दिया है। नेक्स्ट, ईएनटी। ईएनटी के काफी सारे, और ईएनटी के केसेस में हम लोगों ने आरएसटी में भी जब जा रहे थे तो ये हम लोग देख रहे कि दांत के नीचे अंदर कैंसर है, वो ट्रीटमेंट करने जाता है, दांत का निकल आता है कैंसर अंदर का, और ये बहुत ज्यादा प्रमाण देखा जा रहा है। और इसलिए इसमें अपना जो दंत मंजन है उसका बहुत बड़ा रोल प्रिवेंटिव में है। कितना काम उसको समाज के सामने आप लाकर खड़ा कर सकते वो करिए। ये जो सुबह उठकर खाली पेट जहर मुंह में डालना चालू है, मुझे नहीं पता आयुर्वेद वाले या पंचगव्य में काम करने वाले ने भी अभी पेस्ट छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या फिर नीम पेस्ट का क्यों ना हो, हम यानी सही में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दंत मंजन बहुत बड़ा काम कर रहा है, और पीएचडी वर्क इसका भी चालू है। एक डेंटिस्ट ही इसमें पीएचडी का काम कर रहा है। तो पहले हम प्रिवेंटिव रोल में, ये भी एक सबसे बड़ा ये चीज है कि सुबह उठकर हम मुंह में क्या डाल रहे हैं। हम लोग खाली पेट मेडिसिन देते हैं, ज्यादा इफेक्ट उसका मिलता है इसलिए, और खाली पेट हम डाल रहे हैं अंदर पेस्ट। ओरल म्यूकोसा उसको एब्सॉर्ब तो करने ही वाला है और कर ही रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। जो प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं, दंत मंजन बनाइए, और पब्लिक अवेयरनेस भी उसके साथ साथ उसका बढ़ाइए। दोनों चीजें आवश्यकता है पैरेलल चलने की। और ये करेंगे ना आप, जिसमें बस्ती भी देते हैं आप, तो निश्चित आपको रिजल्ट्स मिलने, भले ही मात्रा बस्ती, जितने भी आयुर्वेद वाले हैं प्रैक्टिशनर्स हैं, मात्रा बस्ती करिए। पेशेंट ओपीडी लेवल पे भी जब आता है उसको बिना बस्ती अपने यहाँ से आगे मत बढ़ने दीजिए। बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बस्ती के लिए आपको कुछ ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं लगता है, जो ओपीडी एस्टेब्लिशमेंट है उसी में काम होता है। तो ये चीज करिए। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर में डक्टल कार्सिनोमा की आगे मैं आपको केसेस भी बताऊंगी कि डक्टल कार्सिनोमा एक ऐसा चीज है जो वापस रिकरेंस लेकर आता है। 5 साल के अंदर भी आता है। पहले प्रोटोकॉल में जो हार्मोनल दवाई दी जा रही थी वो 5 साल तक दी जा रही थी, आज के प्रोटोकॉल में वो 10 साल तक की है। सोचिए कि उसको 5 साल से 10 साल तक बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों बढ़ाया ये? इसका मतलब रिकरेंस ज्यादा मिल रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये कीमो, पहले तो पेशेंट ऑपरेशन में चला जाता है, या कभी रेडिएशन पहले होता है बाद में ऑपरेशन होता है, या कीमो से पहले ट्यूमर को रिड्यूस किया जाता है बाद में ऑपरेशन किया जाता है, बाद में कीमो फिर से रेडियो, ये सब होने के बाद भी पेशेंट वापस मेटास्टेसिस लेके या रिकरेंस लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आप ये तीनों चीज से कैंसर के आने के रीजन को खत्म नहीं कर सकते। ट्यूमर बना था, सर्जरी से निकाल दिया, कुछ बचा होगा कीमो से खत्म कर दिया, कुछ और सेल्स होगी रेडिएशन से खत्म कर दिया, लेकिन बॉडी में ये बना क्यों? ये क्यों का जवाब पंचगव्य में ही है। ऐसी केसेस जिनके रिपोर्ट्स में आगे आपको बताऊंगी कि जिन्होंने ये आगे का प्रोटोकॉल कुछ भी फॉलो नहीं किया, वो आज भी अपना लाइफ एंजॉय कर रही है। बहुत कम पंचगव्य आपको ले रही है, बहुत कम, लेकिन 2006 से लेकर आज भी बहुत अच्छे से लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसी केसेस है जो शायद बचेगी या नहीं बचेगी, ऐसे इसमें घर वालों ने भी उनका ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया था, तो मैके वाले ले गए और कर लिए ट्रीटमेंट। तो ये हो सकता है, लेकिन भारत बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, इसलिए सभा में जितने लोग हैं ना, हर एक को उठना पड़ेगा तो भी कम है। इतना कैंसर भी बढ़ चुका है और हॉस्पिटल्स तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसलिए ये एक अलार्मिंग स्टेज हमारी है। और डक्टल कार्सिनोमा ट्रीटमेंट खत्म होने के, यानी जैसे अभी मूर्ति सर ने बताया कि साथ साथ चलिए ना, साथ साथ चलने से बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो वो हमें पेशेंट्स भी तैयार करने पड़ेंगे। पेशेंट तैयार नहीं होते आसानी से,
मैनेजमेंट भी तैयार नहीं होती आसानी से। तो इसलिए आसान नहीं है काम करना। ये भी एक बड़ी लड़ाई है, जंग है। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे पहली केस है मेरी वो विज्ञान में आने के बाद। अराउंड 60-65 की ये लेडी थी। ओपीडी में मैं बैठी थी, आई दिखाने के लिए। अमरावती के पास के गांव की है और ये गठान है कैंसर की। मैं भी पहली बार पंचगव्य के इसमें उसको देखा था। प्रोटोकॉल में तय हुआ था अर्क और घनवटी देना है, दो ही चीज हम लोग उस समय देते थे, पंचगव्य घृत भी नहीं देते थे, अर्क और घनवटी दोनों उसको मैंने बताया। 8 दिन बाद बुलाया। अब ये था कि बात करते करते पता चला कि उनके अपने घर में भी गाय है, अपने घर में गाय है, वही खुद उसको ध्यान भी दे रही है। मैंने कहा आप रोज सुबह शाम 1 कप घर का गोमूत्र भी लो, अपना भी लो, मैंने घनवटी और अर्क ये भी लो। क्यों? क्योंकि अर्क और घनवटी ये 2 प्रोडक्ट्स जब बन रहे हैं तब गोमूत्र की कुछ चीजें उसमें मिस हो रही है, दोनों मिला के गोमूत्र तैयार नहीं होता। और फ्रेश गोमूत्र के रिजल्ट्स अलग है, लेकिन उसके लिए जो ध्यान रखना चाहिए ना वो हम लोग नहीं रख पाते, इसलिए मैं ये 3 ही चीज बोल रही हूँ। लेकिन उन्होंने ध्यान रख के वो चीज किया। नेक्स्ट वीक जब वो मेरे पास आई, आप देख रहे हो वो कितना बड़ा दिख रहा है। 8 ही दिन में मुझे अंदर जो गठान इतनी फील हो रही थी वो नहीं थी। तो ये क्षमता गोमूत्र की है। नेक्स्ट आप नीचे डेट और ये भी देख रहे होंगे। तो ये चेंजेस उसमें जो मिले और उसके बाद वो बहुत अच्छे से लेडी ने अपना नॉर्मल लाइफ लीड किया। आज वो नहीं है, लेकिन ये कितने साल का फोटो है? 2008 का है, जो प्योर गोमूत्र खास करके मैंने ये किया था उसमें। नेक्स्ट डेट्स उसमें प्रॉपर नहीं, 2006 का ही है वो डेट। हाँ नेक्स्ट आगे केस रिपोर्ट से ये तीनों लेडीज ही है। अब फॉलो उन्होंने किया तो लेडी केस है, लेकिन तीनों ने आगे कीमो रेडियो कुछ भी नहीं लिया है। और जब हम यानी हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने उसको नहीं करना है, लेकिन उन्होंने बाय विल की नहीं, हमको वहां जाना ही नहीं है, जो हो जाए हमारा यही हो जाए, तो इस विश्वास के साथ उन्होंने ये किया। नेक्स्ट 47 की वो थी जब अपने पास आई, ठीक है। नेक्स्ट अब वो अपने पास आई तब उनका ऑपरेशन हो चुका था। उनके जब ध्यान में आया कि गठान मेरे को अंदर है, उनको काफी बार ये होता है खास करके ब्रेस्ट ट्यूमर्स में कि ट्यूमर लेडी जल्दी बताती नहीं है, कुछ समय उसमें निकल गया रहता है। वैसे उनका भी हुआ था और उनको वहां कुछ लगा। ये ट्यूमर्स में देखा गया है कि पहले वो ट्यूमर एकदम कैप्सुलेटेड रहता है, तब फाइब्रोइडिनोमा उसको बोला जाता है कि ठीक है भाई वॉच रखो, अगर बढ़ने लगा तो ऑपरेट कर लो। लेकिन ये ट्यूमर को अगर लगता है कभी किसी कारण से, आप गिरते हैं या दरवाजा लग जाता है काम करते समय, व्हाटएवर, तो ये बढ़ने का संभावना रहती है। ऐसी काफी केसेस देखी जाती है, इसलिए ये हमने ध्यान रखना ही है। और ऐसा उनका जब वो बढ़ना शुरू हुआ उसके तुरंत बाद उनके ध्यान में आया कि सिक्रेशंस भी आए निपल से, और उन्होंने दिखाया FNAC पॉजिटिव आए बराबर तुरंत ऑपरेट कर लिया। बहुत फास्ट डायग्नोसिस के बाद उन्होंने वो किया, लेकिन आगे उनको नहीं जाना था। नेक्स्ट ये उनका ये है कि हम लोगों ने क्या दिया था। नीचे आप नाम देखेंगे गोमूत्र अर्क, पंचगव्य घृत तो हम लोगों ने उनको बाद में दिया, इनिशियली दे दिया था, और कामधेनु हल्दी घनवटी। और जो लोकल पेन होता है, जो साइड होती है ना, उस साइड में ऑपरेटेड साइड या उस साइड के बैक, उसमें मसल में जो स्टिचेस है ये सब वजह से थोड़ा सा स्पाजम और पेन ये सब थोड़ा आता है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने तेल दिया था उनको लगाने के लिए। नेक्स्ट ये उनका डिस्चार्ज कार्ड है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ के नीचे की लाइन अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं पहले प्रीवियस स्लाइड, हाँ ग्रेड 3 का कैंसर है ये, ठीक है, ग्रेड 3 का है और मेटास्टेटिक CA, यानी मेटास्टेसिस उस समय वहां पर था,
यानी ऑपरेशन से वो खत्म हो गया है ऐसी बात नहीं थी, शरीर में था दूसरी जगह भी। नेक्स्ट, अब हुआ ये कि एक कैंसर कॉन्फ्रेंस 17 में आई, 17 में बहुत सारी कैंसर कॉन्फ्रेंसेस हुई और मुझे प्रेजेंट करने जाना था। उस समय मैंने इनकी रिक्वेस्ट की कि भाई अब 10 साल हो चुके हैं, अब कम से कम एक बार वो हॉस्पिटल में जाके चेहरा इतना तो बता दो कि आप जीवित है, क्योंकि पेशेंट नहीं आया तो हमको क्या मालूम, हमको भी यही अवस्था है कि पेशेंट नहीं आए तो हमको क्या मालूम कि वो है या नहीं है। फिर वहां जाके उनका पूरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन, स्कैन, सब कुछ हुआ, तो वो आफ्टर जो रिपोर्ट है 10 साल बाद स्कैनिंग फिर से हुआ, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल। नेक्स्ट, बिफोर आफ्टर, एक जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको स्केल बताना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई स्कोर क्या था उनका, वेलबींग का पहले क्या था बाद में क्या था, तो उस तरह से वो स्कोर दिया है कि कितना बढ़ा उसका, यानी कितना वेलबींग उनका बढ़ा। नेक्स्ट, नीचे की लाइन उसमें देखिए, 3 आउट ऑफ 16 लिम्फ नोड्स उनके निकाले गए थे, जिसमें से 3 पॉजिटिव थे, मेटास्टेटिक थे, और इसीलिए उनको कीमो बताया गया था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव थे। नेक्स्ट, ये 16 का उनका स्कैन का रिपोर्ट है। अब 16 से आज तक हमने वापस नहीं किया, अब 26 में देखेंगे अगर मैं रहूं तो, या फिर उनको ये है कि भाई आपको करना है 10 साल में एक बार, हम बार बार स्कैनिंग नहीं करेंगे पेशेंट का, लेकिन 10 साल में एक बार, क्योंकि दुनिया को चाहिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में लगता है, तो इसलिए 10 साल में एक बार। नेक्स्ट, अब हमको क्या क्या मिला था, अब इनकी और एक छोटी सी कहानी है। ये जो उनका आया था, ये लगभग अगस्त में वगैरह वो लेडी अपने पास आई, और उसके बाद जो समर आया तो फिर जब सब ठीक था तो अपने पास आना भी कम ज्यादा या ज्यादा समय बाद आना फॉलोअप में, ये करने लगे। और समर आने के बाद थोड़ा सा उनको अंदर से गर्मी लगी तो गोमूत्र बंद कर दिया, कुछ दिन के बाद दूसरे साइड से भी सिक्रीशन आ गए। सिक्रीशन आने के बाद फिर से डर गए हम, क्योंकि पहले भी वैसे ही हुआ था। अब हम डर गए कि अब हमको वापस दूसरे इसमें आ गया, लेकिन ये अच्छा हुआ कि वो आने के बाद सीधा सीधा बता दिए कि हाँ मैंने ये बंद कर दिया था, जितना डांटना था हमने डांट लिया, लेकिन वापस उन्होंने शुरू किया थोड़ा हायर डोज में देके, वापस 8 दिन में वो बंद हो गया, आज तक वापस फिर से नहीं आया है। तो ये जो क्षमता है ये गोमूत्र की ही है, और ये देने वाली वो गाय ही है। लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा गोपालन से ही। फोटो के लिए ये गोबर की मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं, फोटो की कोई पूजा कर सकते हैं जो हम यहाँ माला पहना दिए, लेकिन गोमूत्र कहाँ से मिलेगा, उसके लिए गोवंश ही लगेगा, गोवंश का पालन ही लगेगा। और इसलिए चाहे हमें प्रत्यक्ष रूप में कर सकते न कर सकते, लेकिन जहां पालन हो रहा है वहां जिस तरह से हम योगदान दे सकते हैं वो देना नितांत आवश्यक है, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन बहुत धोखे में। नेक्स्ट, ये सेकंड केस है, वो भी सेम ब्रेस्ट में ही है, और ये 15 से हमारे पास फॉलोअप में है। इनका भी आफ्टर सर्जरी ही वो हमारे पास आई थी, और आज भी वो जीवित है। इन्होंने बहुत सारी पंचगव्य घृत की बस्ती ली है, इन्हें रिकॉर्ड अपने पास है, लेकिन 500 भी होगी आज तक, यानी 15 से अब तक। इतना वेरी ऑनेस्टली पंचगव्य घृत की मात्रा बस्ती उनको हमने दी है इन इतने साल में, 15 से अब तक। नेक्स्ट, डिस्चार्ज कार्ड के पहले के रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय हम, हाँ नेक्स्ट, क्या दिया था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी उनका तकलीफ होता है, बरसात आ जाएगी या वसंत ऋतु आ जाएगा तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अटैक होता है, उस दौरान भी हम लोग उनको मात्रा बस्ती से कंट्रोल देते ही है, और जो भी जरूरत लगे
ट्रीटमेंट अल्टरेशंस वो करके देते हैं। नेक्स्ट, ये आपने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट, इसोफेगस, च्युइंग, टोबैको एंड ये तो भारत में नंबर उसका गिना नहीं जा सकता, इतना है। क्या दे रहे हैं ये भी आपके सामने है। लेकिन इसोफेगस में हम खास करके घनवटी का शहद के साथ लेहन करना है। हम अवलेह जिस तरीके से, यानी हमको उसको निगल नहीं जाना है, क्योंकि इसोफेगस है, लोकल एप्लीकेशन आसान है, धीरे धीरे उसको निगलना है। भले ही भोजन के बाद ही देना है, लेकिन निगलना उसको उस तरह से है, उसका इफेक्ट हमको जल्दी मिलता है। यहाँ मात्रा बस्ती जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। इसोफेगस वालों का खाना पीना हराम हो जाता है। यानी अभी पिछले तीसरा साल है ये, पेशेंट आए, उनको बताया सब कि इस तरह से लेना है। पहले ही दिन बता दिए थे कि भाई बस्ती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन बस्ती करना सबके दिमाग में एकदम बैठता नहीं, वो बस्ती छोड़ के बताइए। फिर भी हम दिमाग में डाल देते हैं उनको कि भाई सोच के रखिए, नेक्स्ट टाइम आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार ही आपको जरूरत नहीं है, हम फोर्सफुली नहीं करेंगे। फिर एक फॉलोअप के बाद नेक्स्ट फॉलोअप में जब आए, केबिन दरवाजे से अंदर बोलते ही आए, मैडम पानी तो पीना है, भूख भी लग रही है, खा नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, प्यासा हूं। मानेंगे क्या आप अंकल? एक बस्ती कम से कम आज मेरे लिए ले लीजिए। एक बस्ती में ही उनका लिक्विड शुरू हो गया। इसलिए अपने दिमाग में फिक्स रखिए कि हमको उनको बस्ती दिलाना ही है। वात है, आयुर्वेद वाले तो समझते ही है वात, वात का प्रकोप काल है ये। इसलिए मेटाबॉलिज्म को अगर कंट्रोल करना है तो संचय काल और प्रकोप काल में बस्ती करना ही है। और अनुराग वाले लोग हमको बताएंगे कि बस्ती किस तरह से काम करती है, तो हम दुनिया को नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बता सके कि ये चेंजेस है, ये मार्कर्स है, ये इस तरह से चेंज होता है ना। तो बिना संगम हम काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। कोलोन कैंसर में भी पंचगव्यकृत का आप पीछू रख सकते हैं। कोलोन में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, जहाँ का स्थान है वहाँ के जो भी रूल्स एंड डोंट्स रहेंगे उसका पालन करते हुए अगर हम करते हैं तो निश्चित लाभ इसमें होता है। कोलन कैंसर की केस अगर इसमें आई होगी शायद, जो लेडी 2008 में ऑपरेट हुई, तो जो मैंने कहा कि ससुराल वाले पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे कि अब ये बच्चे की किडनी मायके वाले ले गए और बचा के वापस दे दिया, बच्चे भी बहुत बड़े हो गए। तो 2008 की केस है वो, उन्होंने भी कीमो नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ ऑपरेट करके वो अपने पास आई हुई थी। हाँ, ये वो कोलन कैंसर की केस है, अमरावती के पास गांव है, वहां से, यानी सही में जिन्होंने मन पे लिया और फॉलो किया, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। नेक्स्ट, ये उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन सब उस समय आए थे, और 4 महीने उन्होंने पेशेंट को टॉलरेट किया था कि मेरे को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, ये उनका स्कोर है। नेक्स्ट, ये डिस्चार्ज कार्ड है। नेक्स्ट, ये इनका 2016 में जो स्कैन किया था उसका रिपोर्ट है। नेक्स्ट, ये भी अचीवमेंट आप देख रहे हैं, 16 साल से वो अच्छी है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर में भी इसी तरीके से हम लोगों के, अब प्रोटोकॉल से उतना तो आपको भी ध्यान में आया ही होगा कि हम लोग ये करें। नेक्स्ट, सर्विक्स में आप एक चीज और कर सकते हैं कि पिचू धारण, पंचगव्यकृत का पिचू धारण हम कर सकते हैं, या उत्तर बस्ती भी। और जितनी भी केसेस मैंने जो सर्कुलेशन में आया है उसमें रक्त प्रदर की केसेस दी है, जिनको बोला जाता है कि भाई यूट्रस में लेयर्स चेंज हो रहे हैं, आप उसको निकाल दो, ये कैंसर पे जा सकता है। नहीं, ट्रीटमेंट करिए, यूट्रस बच सकता है। अभी नहीं गया है ना, तो वो अगर फॉलो करती है अच्छे तो बिल्कुल यूट्रस बच सकता है। तो उनको बस फॉलो अप में लेकर ट्रीटमेंट करिए। नेक्स्ट प्लीज। प्रोस्टेट कैंसर में रेगुलर उसमें भी ये कराइए, बस्ती कराइए, क्योंकि स्थान वायु का है। नेक्स्ट,
टोटल आप क्या आपको मिलता है, ये सब हमें मिलता है। सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, हमें बहुत अच्छे से बहुत पेशेंटली उनको कहना पड़ता है कि आप पेशेंटली ही ट्रीटमेंट करिए, और बहुत प्लस माइनस सोच करके आधा फिर छोड़ना फिर जाना इस तरह से करके नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। क्या क्या है पंचगव्य भारत भर में विश्व भर में सब जगह अवेलेबल हो सकता है, वहीं बनाइए वहीं दीजिए। गो विज्ञान ये भी ये करता है कि हमें ये वहीं का वहीं बनाओ, वहीं के ब्रीड का वहीं पे बनाइए, वहां का ही ब्रीड वहीं का ही दवाई वहीं का पेशेंट वहीं का डॉक्टर, सब डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट। ये हमारी पूरी टीम है। हो सकता है कि इसमें कुछ नाम छूटे हो तो मुझे क्षमा करिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया और भूख शायद सबको लगी होगी, फिर भी पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत आयोजकों का और आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आपने देखा शरीर के कोई अंग को शायद नहीं छोड़ा है, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका अधिकार का क्षेत्र अध्यक्ष हैं सत्र के, उनका बारीकी से इस पर ध्यान रहता है। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ डॉक्टर का मैं कार्यकर्ता ज़्यादा है हमारे को, कभी कहीं से ले आता है मैं ले आऊँगा। आज भी हमारे राकेश जी को इनको तो मैं उनको आग्रह करूँगा, और सभी विद्यार्थी सब ध्यान देंगे जिनकी बहुत रुचि है। कोई भी पावर पॉइंट कोई गोपनीय कार्यक्रम नहीं, सबको सब चीज़ें उपलब्ध रहेगी, जो चाहेंगे उनको सारी यहाँ तो रहेगा ही, जिनको चाहिए वो ईमेल पर है। गो विज्ञान के हर काम की कॉपीराइट कृष्ण भगवान के पास में, तो आप चिंता मत करिए, हमको देश और समाज को ये अमृत का प्रसाद बांटना है। सर आप पहले तो मैं हमारे तीनों बहुत ही कहना चाहिए कि ये मेरे लिए आज का दिन बहुत ही शुभ, अति शुभ बोलना चाहिए, मौका मुझे महंत सर ने दिया। और आज पहली बार मैंने, क्योंकि सच बोलना चाहिए, पहली बार आज मैंने आयुर्वेद में रिसर्च को आज सामने देखा कि इसमें रिसर्च हो रहा है, और ये मुझे लगता है कि वाकई हमारा देश अब बदल रहा है उसकी तरफ है। क्योंकि जैसा मैं आपको बताऊं कि इस विधा को, आयुर्वेद को, जिस तरीके का ट्रीटमेंट, यदि बात करें किसी शरीर के किसी अंग को नहीं छोड़ा, कैंसर को नहीं छोड़ा, डायबिटीज को नहीं छोड़ा, हाइपरटेंशन, इवन एक हमारे वक्ता ने तो जेनेटिक तक को बता दिया कि मॉडिफाई हो रहा है। तो आयुर्वेदा में इतना बड़ा चमत्कार, वो भी हमारे कहना चाहिए गौवंश में, गाय में, ये अद्भुत है। यहाँ हम अभी बात कर रहे थे खाली काऊ यूरिन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काऊ यूरिन में जो मैंने अभी देखा, जो हमारे को जो बताया कि डीएनए और क्रोमोसोम लेवल पर स्टडी किया है, उसके ब्रेकेज को देखा गया है। इसका मतलब ये तय है, जो कि मैं सोचता था कभी जब मैं फॉरेन में था, टिफ में, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन में मैं WHO के साथ एसोसिएट था, वहाँ हम लोग जो ट्रीटमेंट देखते रहते थे जेनेटिक में कि कुछ आएगा, जीन थेरेपी ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में विचार चलता रहता था कि इसके अलावा भी कई विधाएं, चाहे वो योगा हो या आयुर्वेदा में भी कुछ ना कुछ होगा, ये कर सकता है। तो आज मुझे रिसर्च में पहली बार देखने को मिला कि डीएनए और क्रोमोसोम लेवल पर ये संभव है। जैसा कि हमारे एक वक्ता ने बताया कि सिकल सेल पर ऑलरेडी कुछ काम किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पेन क्राइसिस, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें दो तरीके का होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पेन क्राइसिस। यदि हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो उसमें होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अदर सिम्टम्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, डायबिटीज, जितने भी अदर सिम्टम्स रहते हैं, यदि इसके थ्रू यदि ये सब क्योर किया जा सकता है तो ये बहुत बहुत अद्भुत है। अब बात आती है कि जो मैंने अभी एक जो कमी इसमें देखा कि ये हमारे देश में हमारे लोगों को क्यों नहीं पता। तो देखा गया है कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को पता नहीं है कि अब वो अवेयरनेस किस लेवल पर है, कि या तो हमारे यहाँ रिसर्च की कमी है। जैसे कि मैंने देखा कि रिसर्च अभी तक का जो रिसर्च का डेटा, यदि हम एलोपैथी में देखेंगे तो रिसर्च का डेटा इन लैक्स में चला गया, लेकिन हमारे यहाँ वो 12, 13, 15 प्रोजेक्ट ही जा रहे हैं। पेटेंट में देखा जाए तो वो अंडर 10, 12, मतलब 100 से ज्यादा नहीं है।
जबकि इससे ही निकाल के एलोपैथी या मॉलिक्यूल जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, इनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अब आयुर्वेदा में रिसर्च इस विषय पर होना। उसके लिए मेरा सजेशन भी है कि हमें एलोपैथी डॉक्टरों की, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में मैंने देखा कि बहुत कम केसेस है, क्योंकि हम 15, 20, 50 केसों तक क्लिनिकल ट्रायल पर हम किसी भी एक सजेशन नहीं दे सकते या किसी मौके पर नहीं पहुंच सकते, कम से कम जब तक कि हमारे पास एक अच्छा डेटा ना हो। उसके लिए पेशेंट इज रिक्वायर्ड। तो हमें हॉस्पिटल्स के साथ, एलोपैथी के साथ भी आज वो समय आ चुका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एम्स में भी ये क्लिनिक खोला गया है, तो आयुर्वेदा को वहां पर भी दिया जा रहा है। तो एलोपैथी में भी यदि उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया जाए तो क्लिनिकल ट्रायल, जो पेशेंट्स की कमी है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, आपके पास जो पेशेंट आता है अभी उनके पास केसेस बहुत ज्यादा है। यदि ये कोलैबोरेशन होता है, जिसके लिए शासन ने डिपार्टमेंटल लेवल पर यदि इनिशिएटिव किया जाए, तो रियली एक ये कहना चाहिए कि अभिभूत एक विश्व में हमारा एक अलग ही एक रूप होगा, स्वरूप होगा। एक और चीज जो मैंने इसमें देखा कि एसओपी जो है, क्योंकि अभी जो एसओपीज को देखा जाए कि जो मैंने एक डेटा एनालिसिस किया था कि या तो वही बात है कि रिसर्च को उस लेवल पर जो स्टैंडर्डाइज करना है वो बहुत जरूरी है। इस लेवल में यदि हम अभी और स्टैंडर्डाइज करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम पर एक स्टडी मैंने देखा, क्रोमोसोम में यदि हम उसके बैंड्स पर चले जाएं, तो वंडरफुल स्टडी जो देखा, अभी आपने स्मॉल लेवल पर देखा, यदि आप उसके बैंड्स पर चले जाओगे तो आपको जो ड्रग आप दे रहे हैं, जो आपका यूरिन को यूज कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर दूसरा जो हमारा यदि डिसऑर्डर है, आइदर वो जेनेटिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, उन सबको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो क्रोमोसोम लेवल पर वो स्टडी भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ स्टडी कर, फर्दर स्टडी के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है फंड की। तो मैं बताऊं कि आयुष मंत्रालय के पास तो है ही, लेकिन डीएसटी, डीबीटी, अदर सीएसआर फंड भी बहुत आ गया, क्योंकि अभी सीएसआर फंड में मैक्सिमम सीसीएल, कोल इंडिया, क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल के लिए नंबर ऑफ, जेनेटिक के लिए नंबर ऑफ, अंबानी, टाटा, ये सीएसआर फंड में इनके हेड्स दिए जाते हैं कि ईयर में ये लोग फंड देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हेल्थ के लिए वो फंड अलॉट कर रहे हैं, और छोटा मोटा फंड नहीं रहता है, 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो इस तरीके की स्टडी का यदि प्रेजेंटेशन दिया जाए तो मैं वाकई कहना चाहूंगा कि ये किसी भी आप सीएसआर फंड को भी ले सकते हैं। तो एक और चीज मैं इसमें सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि रिसर्च पेपर जो अभी देखे हैं वो बहुत कम रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर के लिए यदि हमें किसी अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स पेपर, में जाए, नेचर में यदि हम बात करें, तो हम यदि आज नेचर की बात करेंगे तो जाके हम पबमेड में तो मैक्सिमम पेपर आ जाते हैं, लेकिन नेचर की हमको कोशिश करनी कि नेचर में हमारा पब्लिकेशन आना चाहिए। जब नेचर में हम पब्लिकेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज एक होड़ लग गई है पब्लिकेशन की, रिसर्च की, हमको रिसर्च करना है, तो उन्होंने देखा छोटे छोटे बहुत सारे जर्नल खुल गए हैं, 2000 रुपए, 2-3 हजार रुपए, तो मेरा पेपर पब्लिश हो गया। हमें उस होड़ में नहीं जाना है। क्वालिटी मैनिपुलेशन इज नॉट। यदि हम मैनिपुलेशन करने लगेंगे तो जो रिसर्च ऑलरेडी अभी कर रहे हैं वो फिर हम भी उसी कतार में खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है रिव्यू पेपर पहले लिखना। यदि आप, जरूरी नहीं किसी का पेपर है, रिव्यू पेपर लिखना स्टार्ट कीजिए। मेरी स्टडी है, 4 पेपर मिलते हैं, 4 को मिक्स करके अपनी स्टडी कर लें, तो वो रिव्यू पेपर एक मैंने देखा, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये मैं पहले से सब तीनों हमारे वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वाकई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज जो मैं विदेश में पहले देखता था, आज से 20 साल पहले, कि ऐसा लगता था कि देश में, तो जो मैंने एक बार आईसीएमआर में रिपोर्ट किया था कि वो समय दूर नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट बाहर जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज है, पैसा है, वहाँ पर सारी चीजें, वो आने वाला समय बहुत दूर नहीं है। विद इन 10 ईयर मुझे लगता है कि वहाँ के लोग यहाँ रिसर्च करने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो अनुसंधान की बात हो, इसका न्यूनतम या अत्यल्प संसाधन, यानी संसाधन नहीं ऐसा भी बोलो तो चलेगा, बिल्कुल यही संसाधन है जिसको मानव संसाधन बोलते हैं। और फिर इन्होंने तकनीकी, जैसे अभी इंजीनियरिंग में कृष्णमूर्ति जी या मनीष देशमुख, जो लोग भी काम कर रहे हैं देश भर में, उन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत सारे इसको प्रोजेक्ट प्रपोजल है जो भी होता है, तो एक बड़ी लड़ाई और चल रही है। अब इसकी संज्ञान लेना पड़ रहा है। इसमें कुछ खाली 2-3 बातें करके फिर भोजन को जाएंगे। जैसे पंचगव्य पर एक राष्ट्रीय
समिति बनी भारत सरकार की, अभी भी है वैसा देखा जाए तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, मैं भी सदस्य हूँ। यानी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आपको बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी को बोलना पड़ा सार्वजनिक रूप से, स्वास्थ्य मंत्री विज्ञान मंत्री रहते हुए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं विज्ञान मंत्री थे वो। हमने 6 साल में ब्लंडर किया, ये पिछले समय की बात है कि जब हम इसमें कोई काम ज्यादा नहीं कर पाए। मुरली मनोज जी इसकी बहुत हिमायती, बहुत कुछ काम को आगे बढ़ाते, अभी भी फोन करते करते मतलब बहन में धर्म में खुद का फोन आता है। मतलब माशिलकर जी 1 घंटे 40 मिनट पूरे इस चीजों को देख रहे थे पिछले 9 अगस्त पिछले वर्ष, आज भी नागपुर है संयोग से, बोले आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, यानी इस अनुसंधान का बहुत गंभीरता से इस विषय पर ध्यान दें। तो हमारी प्रतिबद्धता, हमको किसी भी स्थिति में, जब हमारे सारे वैज्ञानिक सब लोग हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता के लिए मैंने एक सूर्य फाउंडेशन की डायरी, जो हार नहीं मानता उसे हराया नहीं जा सकता। हमारे ये सब जितने बैठे हैं इनकी भूमिका ये है और ये भूमिका रखनी पड़ेगी। हमको ये सब व्यवस्थाओं को झकझोर कर इस पर लाना है। जैसे वैद्य की पीड़ा से दर्द था कि गोवंश ही अनिवार्य है, जैसे होता है ना कि शिवाजी हो तो पास के घर में हो, या राणा प्रताप में मुझे घर में थैली में या बॉटल में दूध आ रहा है, मुझे क्या गाय से लेना देना। अभी आप जैसे हम कल भी आ रहे थे तो यानी देशी गोवंश भारत में दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो, कचरा प्लास्टिक से भरा है। हमने 75 किलो प्लास्टिक, नागपुर की बात है, अभी आने वाले मई में 4 साल हो जाएंगे, 3.5 साल लगभग हो रहे हैं, 75 किलो प्लास्टिक एक गाय के पेट से नागपुर शहर में। कहीं कार्यकर्ता में कहीं बाहर जाता हूँ, पूरा देश का प्रवास चालू ही रहता है, लोगों ने बताया मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश 2-3 जगह बताया, 2 जगह 110 किलो निकला। ये जो गाय का दर्द कौन सा, ये इतना दे रही है हमारे लिए। यानी मैं जब रोगियों को देखता हूँ, ये तो वैद्य लोग बता रहे हैं, जो कार्यकर्ता करते हैं स्टेज 4 किसी डायलिसिस बंद करते हैं। मीरा 1 का 6.9 क्रिएटिनिन 99 का केस है, मुंबई का है, जस्टोर अस्पताल का है, और उनका ब्लड यूरिया 40-42 था। उनको केवल शुद्ध रूप से कार्यकर्ता, जिनका मेरे से परिचय उस तरह से कार्यकर्ता उसमें मैं भी लगाता उनके साथ जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको डायलिसिस 4 महीने में, जुलाई में शुरू थी डायलिसिस, दिसंबर में 1 पर क्रिएटिनिन। दुनिया की कोई औषधि नहीं। ये जो सारे परिणाम हैं बहुत संक्षिप्त स्वरूप है इसका, इसलिए बारीकी से सबको ध्यान देना है। अभी हमारी एम्स में हमारे वो डॉक्टर बैठे हैं, तो एम्स वालों के अंदर पंचगव्य को लेके पशुपेश है, क्योंकि इधर अंधेरा है तो क्या करेंगे, इसमें लड़ना पड़ेगा, इसके अंदर इनको कैसा जमाना है, क्या करना है। तो ये जो सारी हमारी सृजन शक्ति, और बहुत सारी नहीं, मैं जैसे नाम पता तो हमारे आशुतोष पाटन का मन में पीड़ा रहती है। अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ ये हुआ कि 50 लाख भारत में सर्पदंश से जाते हैं, स्नेक बाइट, और ये वो विनोम पता नहीं क्या क्या, तो बोले पंचगव्य घृत तो 10,000 करोड़ नहीं हो, उनकी पीड़ा है, उन्होंने बात की सर से, वो मैं पुनः था उनके क्लिनिक पर, बोले पंचगव्य घृत, वो आंख बंद करके फोन पर कम से कम 50 से ज्यादा रोगी तो खाली फोन पर, कल्याण में वो पुनः रहते बंबई से कहाँ से रोगी ने फोन, या पता चला उसको 450 ml पंचगव्य घी पिलाया, वो कुछ घंटे में खड़ा हो, उसके रक्त का एकदम जबरदस्त परिणाम है। और जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक गणित का A+B ऐसी स्थिति है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन वो समाज तक नीचे तक ले जाना है, उसकी प्रक्रिया क्या करनी है वो करना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया वो अपन कर रहे हैं, अभी हम भोजन को जाएंगे क्योंकि समय जैसे बोलते हैं आपकी हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है। अभी 2:45 को थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, हमारा प्रयास रहेगा कि 2:45 तक आप किसी भी स्थिति में आ जाइए। 3 के पहले हमको सत्र, क्योंकि समय आप देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण हर एक का। अभी हमारे बीच में प्रज्ञान थोड़ा खड़े हो जाएंगे, अभी आया थोड़ी देर पहले प्रज्ञान त्रिपाठी, ये उज्जैन से हैं, आपने शायद नाम सुना हो ना, वो आजकल कोई मंत्री का नाम है तेजस्वी सूर्य, ऐसा कोई नाम है किसी का, तो हमारे वो तेजस्वी वैद्य है। ऐसे ही उसी श्रेणी में हमारे आनंद नांदेड़कर, वो भी देर से आए हैं, थोड़ा सा देर से आने, दूर से आए हैं, वो संयोग से आज आ गए, हमारा तो कल की वो था, बहुत अच्छा आज आ गए, ये भी अहमदनगर से हैं। यानी इन वैद्यों की खास बात बता रहा हूँ, आनंद जी ने बताया, 2 दिन से हमारे साथ में साथ देख रहा था, वो भगवान दत्तात्रेय ने उनके अंदर जो सात्विक भाव था, तो उनसे वार्तालाप बोले या उनसे कुछ ग्रहण करते हैं, भगवान से वार्तालाप बोले, बहुत कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 8 बजे बैठते हैं, 8:15 साढ़े 8 तक 125 रोगी है, दिन भर का पंजीकरण, फिर बंद, फिर रात तक यानी शाम तक फिर फुर्सत नहीं, इतने रोगी देखना है, इनको ही सुबह दूरभाष करके इतने रोगी, रोज की बात है। तो ऐसे वैद्य हैं जो जितने बैठे हो ध्यान देंगे, इस श्रेणी में जाएंगे। हमारा एक पार्थ सोक्षी है, युवा वैद्य है, पार्थ खड़े हैं, गुजरात से मूल तो मुंबई नागपुर रहते, थोड़ा बम्बई भी जाते बीच में। तो ये थोड़ा बोला है, मतलब थोड़ा इसको कभी वो स्वामीनारायण के स्वामी जी बड़ा परिचय, लोग इलाज बड़ा करा रहे, लेकिन फिर ये नहीं देना चाहते, हमको उनके पीछे लगना पड़ता है कि
ये वैद्य लोगों का क्या शोषण करना है, खुद उसने क्या करना है। इन वैद्यों की गरिमा बढ़ानी है, वैद्य क्या कर रहे हैं, इनके अंदर क्या गुणवत्ता है, इनकी प्रखरता है, इनके उसको आगे लाना है। ये प्रयास विज्ञान कर रहा है। हम लोग यहीं पर भोजन का जैसे नाश्ता था और जिनको फराल उपवास जो भी ये सारी व्यवस्था है, आप जल्दी आएंगे। और कुछ भी पूछना जानकारी यहाँ पर हुकुम पाटीदार जी हैं, हमारे वैद्य शैलेश मानकर सब कार्यकर्ता है बहुत सारे, तो आप उनसे जानकारी, हम लोग में भी, तो आप लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। जूठा कोई भी नहीं छोड़ेगा, इन्हें इसमें सब ध्यान देंगे। जिसको कभी थाली धोना, कुछ भी, हर संसाधन को बचाना है। वो पानी होगा, जैसे हम बोलते जो स्रोत भगवान ने दिए, तो इसलिए पूरी शालीनता से, और विद्यालय है तो इसकी आप लोग अनुशासन रखेंगे, जूठा नहीं छोड़ेंगे। सबको जय श्री राम।